हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है पावर, शक्ति। तो क्या होता है शक्ति? इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। तो आइए समझते हैं कि शक्ति क्या होता है, उसका अर्थ समझते हैं। तो शक्ति का अर्थ समझ लेने में सबसे बड़ा बाधा तो यही उत्पन्न होता है कि उससे मिलते जुलते और भी शब्द हैं, जैसे कि सत्ता, बल, प्रभाव, प्रभुत्व। ये सभी शब्द शक्ति के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में नहीं बोल देते हैं कि उसके पास सत्ता है, बल है। तो उसी को मतलब कि शक्ति का ही ये सब रूप है। जिसके पास शक्ति है उसके पास तो ये बल, प्रभुत्व, सत्ता, ये सब तो रहता ही है जिसके पास शक्ति होता है। तो ये सब मतलब एक मिलता जुलता हम कह सकते हैं कि ये सब वर्ड है। एक वर्ड के अनेक वर्ड जिसको कह सकते हैं, एक शब्द के अनेक शब्द। तो ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक है कि शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है। तो ये राजनीति शास्त्री थे चार्ल्स मैरियम। उनका विचार था कि शक्ति की परिभाषा के झमेले में पड़ना बेकार है, क्योंकि हम नित्य प्रति उसके विविध रूपों को देखते हैं और भली भांति यह समझते हैं कि शक्ति का क्या अर्थ है। और रॉबर्ट बियरस्टेट के अनुसार शक्ति बल प्रयोग करने की क्षमता तो है, किंतु वास्तविक बल प्रयोग राजनीतिक शास्त्र की भाषा में नहीं कहा जा सकता है। राजनीति शास्त्र की भाषा में हम लोग ये नहीं ना कह सकते हैं कि शक्ति बल प्रयोग करने की क्षमता है। ऐसे तो ये है ही कि शक्ति बल प्रयोग करने की क्षमता है, बट ये इन पॉलिटिकल साइंस हम ये नहीं कह सकते हैं कि शक्ति बल प्रयोग करने की क्षमता है। एक एग्जैक्ट डेफिनेशन होना चाहिए, व्हाट इज़ पावर, शक्ति क्या है। तो पहले हम मतलब बहुत सारे विद्वानों का विचार देख लेते हैं, उसके बाद शक्ति का अर्थ क्या है, क्या उसका महत्व है, ये समझेंगे। तो फिर उसके बाद अभी मैंने बताया कि रॉबर्ट बियरस्टेट के अनुसार शक्ति बल प्रयोग करने की क्षमता है, लेकिन ये एग्जैक्ट डेफिनेशन इसको हम नहीं कह सकते हैं पावर का। मैकाइवर ने बताया था कि शक्ति का आश्रय व्यक्तियों तथा व्यवहारों को नियंत्रित करने एवं मतलब निर्देशित करने की क्षमता से वो लिए थे कि शक्ति जिसके पास है वो मतलब समाज में कोई चीज़ को नियंत्रित कर सकता है, निर्देशित कर सकता है, मतलब कि वो निर्देश दे सकता है। और पीपनर और शेरवुड शक्ति को आदेश देने की क्षमता मानते थे। लेकिन एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण यहाँ पे एक ये राजनीति शास्त्री थे कैटलिन। उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमैटिक थ्योरी में लिखा है, सभी मनुष्य में अपने संकल्प को कार्य रूप में परिणत करने की समान इच्छा होती है। इस संकल्प के माध्यम से वे अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुख्य आवश्यकता स्वतंत्रता की होती है। शक्ति इस पूर्ति के लिए अनिवार्य शर्त है। तो देखिए, कैटलिन ने अपनी पुस्तक, कौन सा उनके पुस्तक का क्या नाम था? तो उनके पुस्तक का नाम सिस्टमैटिक थ्योरी था। सभी मनुष्य में अपने संकल्प को कार्य रूप मतलब सब मनुष्य अपने संकल्प, कुछ न कुछ सबके अंदर कुछ न कुछ संकल्प होता है, उसको कार्य रूप, उसकी कुछ इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए। मतलब कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सिंपल सा एक हम एग्जांपल देते हैं, कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? तो स्वतंत्रता चाहिए। और स्वतंत्रता तो चाहिए ही, लेकिन उस चीज़ की पूर्ति करने के लिए और भी क्या चाहिए? एक और अनिवार्य शर्त है, शक्ति। स्वतंत्रता रहेगा और शक्ति रहेगा तो वो चीज़ जो इच्छा है या संकल्प है उसको पूरा करने में उतना कठिनाइयाँ नहीं होंगी। तो उन्होंने बताया, कैटलिन ने, कि कोई भी मनुष्य के का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए? स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ शक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शक्ति की अवधारणा के दूसरे प्रमुख प्रणेता लॉसवेल शक्ति के प्रभाव का पर्यायवाची रूप मानते हैं। उनका कहना है कि समाज में कतिपय मूल्य एवं मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति अपना प्रभाव डालने की चेष्टा करता है, और प्रभाव चेष्टा में शक्ति का भाव निहित होता है। तो ये बात तो है ही कि मूल्य एवं मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति का अवसर सबको समान नहीं मिलता है।
उन्होंने ये बताने की लॉशवेल ने ये बताने का प्रयास किया है कि समाज में बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन शक्ति सबको एक समान नहीं मिला हुआ है। सब मनुष्य मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति के लिए मतलब कि एकदम होड़ लगा हुआ रहता है सब में। सब सोचता है कि हम अपना प्रभाव डालें, लेकिन जिसके पास शक्ति होता है वो कोई भी चीज़ को प्राप्त करने में ज़्यादा सक्षम होता है। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। अब आइए हम आगे समझते हैं। कोई भी मनुष्य मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति करने के लिए मतलब लगा हुआ रहता है, लेकिन प्राप्त किसको होती है? जिसके पास शक्ति होती है वो कोई भी चीज़ को जल्दी प्राप्त कर सकता है। प्राप्त तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाली हाल होती है कि जिसके पास शक्ति होता है वो कोई चीज़ को दबदबापन उत्पन्न करके वो कोई चीज़ को प्राप्त कर सकता है। वो कानूनी तौर से नहीं, गैर कानूनी तौर से भी प्राप्त कर सकता है। तो आइए, जिस प्रकार एक नेता में अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि उसका अनुगमन करने वाला अस्तित्व हो, उसी प्रकार शक्ति किसी व्यक्ति के पास है, इसके लिए आवश्यक है कि ऐसी व्यक्ति हो जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जा सके। तो यहाँ पे आपने समझा कि जैसे नेता के लिए मतलब नेता के अस्तित्व के लिए आवश्यक है उसका अनुगमन करने वाला, मतलब कि कोई एक नेता आए फिर उसके बाद दूसरे नेता आएंगे, तीसरे, मतलब अनुसरण चलता रहेगा। उसी प्रकार शक्ति अगर कोई व्यक्ति के पास है फ्रेंड्स, तो उस शक्ति, कोई तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ना कि उस शक्ति का उस पर प्रयोग किया जाए। अब देखिए, शक्ति के स्रोत देखते हैं कि शक्ति के स्रोत क्या क्या हैं। तो शक्ति जिन विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होकर समान अर्थ में अपने आप को प्रकट करती है, तो निम्न प्रकार से उसको हम देखते हैं कि क्या क्या है, शक्ति के स्रोत क्या है। तो शक्ति के 7 स्रोत हैं: ज्ञान, संगठन, सत्ता, बल प्रयोग, सशस्त्रों पर नियंत्रण, व्यक्तिगत आकर्षण और विश्वास। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं कि ज्ञान से कैसे मतलब कि ज्ञान कैसे शक्ति का स्रोत है। तो मानवीय क्षेत्र में शक्ति का पहला क्षेत्र ज्ञान है। इसके सहारे व्यक्ति अज्ञान से प्रकाश की ओर चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके सामने, आप एक अज्ञानी व्यक्ति है, आपके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन आपके सामने जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कुछ भी बोलेगा, वो एक टाइप का आकर्षण टाइप का होता है। ज्ञानी व्यक्ति या पढ़ा लिखा इंसान किसी को कुछ बोलता है तो अनपढ़ व्यक्ति उस चीज़ को मतलब कि गौर से सुनता है, समझता है और मतलब उसको सर्वश्रेष्ठ मानता है ज्ञानी व्यक्ति को। और कहीं ना कहीं मतलब कि शक्ति के स्रोत में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान होता है उसका एक अपना दबदबापन होता है, उससे मतलब समाज, अज्ञानी लोग सोचते हैं कि वो पढ़ा लिखा इंसान है, इससे भी शक्ति उत्पन्न होती है। वो कुछ बोलता है तो इंसान करता है कि वो ज्ञानी व्यक्ति है, वो बहुत समझदार व्यक्ति है। फिर आइए देखते हैं संगठन। तो शक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत संगठन है और शक्ति की दृष्टि से सबसे बड़ा संगठन राज्य है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य संपूर्ण सभी के समस्त साधनों पर अपने हाथ में ले, कह सकते हैं संगठन में शक्ति है। ये बात तो सच। एक इंसान अगर कोई मतलब स्ट्राइक करता है, हड़ताल करता है सरकार के विरोध में, तो उस आवाज़ को उतना ऊंचा नहीं पहुंच, वो आवाज़ उतना ऊंचा नहीं पहुंच पाता है। लेकिन 100 लोग मिलके एक संगठन बनाकर कोई चीज़ के लिए स्ट्राइक करते हैं तो वो आवाज़ जल्द ही सरकार के पास, या फिर कोई भी चीज़ हो, जल्द ही वो आवाज़ मतलब कि सब पहुंच जाता है सरकार के पास। तो सरकार, कहा जाता है कि सबसे बड़ा संगठन सरकार है, राज्य है, क्योंकि वो कभी भी समस्त साधनों को अपने हाथ में ले सकता है। उसके पास शक्ति है कि वो मतलब कि समस्त साधनों को अपने हाथ में नियंत्रण कर सकता है। अब तीसरा स्रोत देखते हैं, शक्ति का सत्ता। शक्ति का तीसरा स्रोत सत्ता है। जिन तत्वों के चलते शक्ति अधिक शक्तिशाली बनती है उसे हम सत्ता कहते हैं। सत्ता जिसके पास होता है
वो सच में बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होता है। वो जो भी बोलता है उसका समाज में एक अलग मतलब कि वैल्यू बना हुआ रहता है जिसके पास सत्ता होता है। अब बल प्रयोग शक्ति का चौथा महत्वपूर्ण स्रोत है। बल प्रयोग के द्वारा प्रतिक्रियाओं को रोका जा सकता है। बल प्रयोग भी शक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कि माना जाता है। बल प्रयोग के द्वारा अगर कोई प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसको रोका जा सकता है। सशस्त्रों पर नियंत्रण, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर नियंत्रण इसलिए कर लेता है, इसके पास सशस्त्र होता है, उससे लोग डरते हैं। कोई भी व्यक्ति के पास सशस्त्र है तो उनसे इंसान डरेगा। तो यही मतलब कि शक्तिशाली मानेगा। कोई भी व्यक्ति बोलेगा कि नहीं उसके पास सशस्त्र है, उससे इंसान डरेगा, तो वो भी तो एक शक्ति एक प्रकार से वो अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है वहाँ पे। व्यक्तिगत अगर आकर्षण कैसे शक्ति का स्रोत हो सकते हैं, तो आइए समझते हैं कि व्यक्तिगत आकर्षण शक्ति का स्रोत कैसे हो सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व आकर्षण भी शक्ति का स्रोत बन जाता है। जैसे भारतवासी महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को याद कर शक्ति अर्जित करते हैं, अपने को अनुशासित करते हैं। मतलब ये बात सही है। व्यक्तिगत आकर्षण जरूरी नहीं है कि हम बल प्रयोग करेंगे, सत्ता प्राप्त करेंगे, सशस्त्र मेरे पास होगा तभी हम मतलब कि ये कह सकते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति हैं, मेरे पास बल है, सत्ता है, तभी हम एक सत्ताधारी व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्तिगत आकर्षण जैसे कि हम गांधी जी को याद करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को याद करते हैं, तब भी हम मतलब कि शक्ति अर्जित करते हैं कि उन्होंने कैसे मतलब कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के कैसे जीत हासिल की। ये सब भी शक्ति का, ये सबसे बड़ा अगर स्रोत शक्ति का माना जाए तो इसी को माना जाएगा। व्यक्तिगत आकर्षण, किसी को आइडियल आदर्श मान के हम लोग कोई कार्य करते हैं। तो विश्वास, शक्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है विश्वास। शक्ति के विभिन्न प्रकार होते हैं, उसको मापना बहुत कठिन कार्य है। फिर भी जिन आधारों पर शक्ति के मापने का, इन आधारों पर मतलब कि शक्ति को मापने का प्रयास किया गया है। अब शक्ति की सीमाएं हम देखते हैं कि शक्ति की क्या क्या सीमाएं हैं। तो निसंदेह कि शक्ति का क्षेत्र व्यापक है। हम लोग को पता है कि शक्ति का क्षेत्र व्यापक है। शक्ति प्रयोग की अपनी सीमाएं निम्नलिखित हैं। व्यापक होते हुए भी सीमाएं हैं। सब चीज़ की एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई चीज़ का एडवांटेज होता है तो अवश्य उस चीज़ का डिसएडवांटेज होता है। वैसे इसका भले ही क्षेत्र कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इसकी सीमाएं, लिमिटेशन भी हैं। तो आइए समझते हैं कि लिमिटेशन क्या है। तो ऐतिहासिक परंपराएं, शक्ति की कोई भी प्रयोगकर्ता अपनी ऐतिहासिक परंपराओं के विरुद्ध महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाते हैं। ऐतिहासिक परंपरा जैसे कि आरक्षण शुरू से दिया गया है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से आरक्षण को बहुत मतलब इम्पोर्टेंस, महत्व दिया जाता है। पिछड़े लोग को ये उठाने के लिए, मतलब उनको ऊंचा उठाने के लिए ये एक आवश्यक माना जाता है आरक्षण। तो कोई भी नेता आरक्षण को ख़त्म करना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये परंपरा तौर से चलती आ रही है। अब सब नेता लोग को डर लगता है कि कहीं हम ख़त्म करेंगे तो चुनाव नहीं जीत जाएंगे, देश में दंगे होंगे, विद्रोह होंगे, मतलब बहुत। तो ये एक तरह से ये परंपरा चीज़ चलते आ रही है, उसको ख़त्म करने से डरता है। मतलब कि कह सकते हैं कि ऐतिहासिक ये सब परंपरा है, इसको ख़त्म करने से नेता लोग को के मन में एक डर बैठा हुआ रहता है। तो ऐतिहासिक परंपरा को शक्ति कितना भी क्यों ना हो लेकिन ख़त्म नहीं करना चाहेंगे। अब देखते हैं नैतिकता। नैतिकता कैसे शक्ति को बांधे रखता है। तो शक्ति में आने के बाद नैतिकता ही शक्ति के प्रयोगकर्ता को शक्ति प्रयोग के संबंध में सचेत करती है, जिसके चलते वह कोई गलत काम नहीं करता है। नैतिकता सबसे एक नैतिकता हर मनुष्य के में होना चाहिए। नैतिकता के कारण ही वो अच्छा और गलत कोई भी चीज़ का डिसाइड करता है। तो नैतिकता ही ऐसा है जो शक्ति को बांधे हुए रखता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो शक्ति कितना भी बल किसी के पास कितना क्यों ना हो, लेकिन वो नैतिकता के कारण बंधा हुआ होता है।
समूहों का दबाव, विभिन्न समूहों के दबाव के चलते भी शक्ति का प्रयोग करता, मतलब कि शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। विभिन्न समूह उस पर दबाव डाले रहते हैं। समूह देखिए, जैसे संगठन में शक्ति होता है वैसे समूह का दबाव भी रहता है। अगर कोई भी मतलब कि कोई भी नेता है तो ऐसा थोड़ी है कि वो स्वतंत्र हैं, उन पे और भी बहुत सारे मतलब समूह दबाव डालते हैं, विपक्षी पार्टी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सब मतलब कि आम जनता, आम पब्लिक लोग सचेत नहीं है। सब इंसान, सबको सब चीज़ पता है। राजनीतिक विकास बहुत ज़्यादा हो चुका है, सबको अपना राइट पता है। तो इसीलिए समूह के दबाव के चलते भी मतलब कि शक्ति एक अपना लिमिट क्षेत्र में रहता है। अब धर्म कैसे शक्ति को बांधे रखता है, तो धर्म का शक्ति पर सबसे बड़ा बंधन होता है। कोई भी शक्ति प्रयोग करता है धर्म के नाम पर अन्याय नहीं कर सकता। सोचता है यदि वह धर्म के विरुद्ध काम करता है तो वह नरकगामी होगा। धर्म के विरुद्ध वो कोई भी कार्य करने से डरता है। वो तो है ही कि मतलब कि जनता तो विद्रोह करेगा ही, वो मतलब स्ट्राइक। धर्म के विरोध कोई भी नेता लोग कार्य नहीं करना चाहते हैं। राजनीति चेतना का विकास हो गया, जनता की राजनीति चेतना काफ़ी विकसित हो गई। जनता हमेशा शासक की गतिविधियों पे नज़र रखे हुए रहता है, जिसके चलते उस मतलब नेता लोग के शक्ति का मतलब कि नियंत्रण हो गया है। वो कोई भी कार्य मतलब ऐसा नहीं कर सकता है कि जैसे कि जनता सब चीज़ जान रही है, सब कुछ जानती है, तो वो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता है, कुछ गलत काम या फिर कुछ भी। अब देखते हैं कि राजनीति शास्त्र में शक्ति का महत्व क्या है। तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत शक्ति की अवधारणाएं का महत्वपूर्ण स्थान है। यह वर्तमान राजनीति शास्त्र का आधारभूत विचार और इसका अध्ययन किसी भी राजनीति व्यवस्था को समझने के लिए आवश्यक है। राजनीति व्यवस्था को सच में समझने के लिए राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ में ही राजनीति का अध्ययन शक्ति के संदर्भ में किया जाता था। अब देखिए, एस वेमर नाम के एक राजनीति शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सारे सामाजिक शास्त्र की तुलना में राजनीति शास्त्र का संबंध शक्ति से अधिक है। मतलब राजनीति शास्त्र की मतलब सारे जितने भी सामाजिक शास्त्र हैं, एथिक्स हुआ, समाजशास्त्र हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, जितने भी सामाजिक शास्त्र हैं उनसे जो राजनीति शास्त्र का संबंध शक्ति से अधिक है। अब देखते हैं कि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ में वर्णित दंड नीति का संबंध शक्ति से है। प्राचीन जो धर्म ग्रंथ थे दंड नीति, उनका भी संबंध क्या चीज़ से है, तो शक्ति से। आधुनिक युग में कैटलिन, चार्ल्स मैरियम, लॉशवेल आदि विद्वानों ने शक्ति को राजनीति का सर्वाधिक राजनीति के मौलिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया है। कैटलिन जो थे राजनीति को शक्ति का विज्ञान मानते थे और कहा जाता है कि राजनीति के सर्वाधिक राजनीति के मौलिक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया शक्ति को। मतलब कि राजनीति शास्त्र से शक्ति का एकदम कोरिलेशन है। इससे बहुत शक्ति का बहुत गहरा संबंध है राजनीति शास्त्र से, क्योंकि हम लोग राज्य के बारे में पढ़ते हैं। क्या मतलब सब तो राजनीति शास्त्र में सब राज्य के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग अपना अधिकार पढ़ते हैं, अपना कर्तव्य पढ़ते हैं, राज्य का क्या कर्तव्य अधिकार है, क्या मतलब कि शक्ति है, हम लोग एक आम जनता का क्या शक्ति है, राज्य का क्या शक्ति है। मतलब शक्ति से बहुत कोरिलेट है, शक्ति पे ही एक दूसरे मतलब कि कहते हैं ना कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, उसी प्रकार अंततः शक्ति अवधारणा आज राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख अध्ययन शाखा बन गई है। आज इस अवधारणा के अंतर्गत राजनीतिक शक्तियों के विभिन्न पहलुओं का विवेचना किया जा रहा है। तो शक्ति और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, इसको टाला नहीं जा सकता है कि शक्ति और राजनीति शास्त्र एक दूसरे से अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस।